जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राज्य के निर्देशक श्री प्रदीप कुमार प्रजापति जी, विशिष्ट अतिथिगण, वेद के रूप में स्वीकारा जाता है। अपनी व्यापकता, प्राचीनता और लोकहित के जीवन दर्शन के कारण ही आयुर्वेद को मिला है। आचार्य सुश्रुत के योगदान के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो उनको किसी एक शल्य चिकित्सा पद्धति का जनक वर कहना पर्याप्त नहीं है। ये विश्व की प्राचीनतम शल्य प्रणाली है। इसकी समग्र दृष्टि निर्विवाद है। यही कारण है कि विश्व में सुश्रुत के योगदान को विशेष सम्मान के साथ स्वीकारा गया है। देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे। उनके द्वारा रची गई सुश्रुत संहिता ने केवल भारतीय उपमहाद्वीप को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी एक रोचक उदाहरण 18वीं सदी से चालू आ रहा है। एक भारतीय राजा ने अपराध की सजा देने के लिए एक व्यक्ति की नाक कटवाई। एक शल्य चिकित्सक ने उस व्यक्ति की नाक की शल्य चिकित्सा मुख्यतः आचार्य सुश्रुत की विधि से की थी। ये घटना इतिहास में मौजूद है। मानव कल्याण के लिए उपयोगी ज्ञान को बदलते समय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ना समाज के लिए हितकारी। आयुर्वेद के समग्र जीवन दृष्टि मानवता के लिए एक वरदान है। इस प्राचीन वरदान को वर्तमान समय में प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखना आवश्यक है। हम सब जानते हैं जो एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी पाथी हम सेवन कर रहे हैं और सब कुछ केवल आयुर्वेद ही था। लेकिन दुख की बात, ये खुशी की बात भी है कि हम आज उनको याद करते हैं। हम सब जानते हैं आयुर्वेद मीन्स पेड़ पौधा, जड़ी बूटी। पेड़ पौधा उन दिनों
शायद मनुष्यों का आज का संख्या जितना नहीं था, लेकिन पेड़ पौधा था। आज हम जंगलों में जो पशु पक्षियों को देखते हैं, जो पिंजरा में जिनको लाया गया, शायद उनको हम अपने से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो जंगलों में घूमते हैं उनको कौन ट्रीटमेंट करते हैं? हम उसी उन दिनों ये आयुर्वेद, जिसका आयुर्वेद नाम अभी हम देते हैं, उसे जड़ी बूटी कहते थे। जड़ी बूटी भी एक माध्यम था जिससे मानव समाज को जरूरत के समय रोग मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए मैं आज कहना चाहूँगा, हम आज अर्बनाइजेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अर्बनाइजेशन मीन्स बिल्डिंगें, रोड, रास्ता, गाड़ी, मोटर। तो अर्बनाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आयुर्वेद के लिए जो जरूरत है, आज पेड़ पौधा कितने रहना चाहिए वो है, हम अपने आप को पूछना चाहिए। नहीं है, उसी दिशा में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जो गरीब से गरीब लोग उसको खरीद सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये एक माध्यम है जिस माध्यम को हम सबको फॉलो करना चाहिए। ये भी आज सुश्रुत जैसे विद्वान चिकित्सक वो भी जो सर्जरी के दिशा में वो भी सोचे, जिस आज जो हर एक क्षेत्रों में हम सर्जरी के ऊपर निर्भर करते हैं, वो भी उसको डेवलप करना चाहिए। देवी और सज्जनों, भारत सरकार ने आयुर्वेद और योग को विश्व पटल पर नई ऊर्जा के साथ प्रतिष्ठित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार शल्य चिकित्सा की इस प्राचीन परंपरा को भी वैज्ञानिक कसौटियों के सभी मानकों पर सफल करने के लिए प्रयास कर रही है। ये केवल सरकार प्रयास करने से नहीं होगा, सभी मानव, सभी प्रत्येक मनुष्य इसी दिशा में सोचना चाहिए। ये केवल आयुर्वेद चिकित्सा के लिए नहीं, मानवता के जीवन के लिए भी सोचना चाहिए। मैं आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जागव जी के मार्गदर्शन में भाव से इस दिशा में कार्य करने के लिए बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य संस्थान आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन की आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा मिनिमली इन्वासिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि कल इसी संस्थान में आयोजित रोबोटिक सर्जिकल सिमुलेशन के द्वारा युवा शल्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों को भविष्य में होने वाली आयुर्वेदिक शल्य प्रक्रिया की एक प्रशस्त झलक दिखाई गई। नवीनतम तकनीकों के सदुपयोग से अपनी विद्या को समाज के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के प्रति आपको सदैव तत्पर रहना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम
कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान टेक्निकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्रणाली की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा। देवी और स्वजनों, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन की जो रिपोर्ट अभी प्रकाशित की गई है, ये समाज के सम्मुख उपस्थित एक गंभीर प्रश्नों को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। ये सब हम जानते हैं। महिला परिवार के और समाज के एक ऐसे वर्ग है जो परिवार के साथ चिकित्सा और अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक है और बढ़ती तादाद दिखाई दे रहा है। मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी, एम्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, IIIT में जाती हूँ। महिलाओं की संख्या बहुत है, लेकिन वर्क फोर्स में इतना नहीं देखा देता। और सही है, ये परिवार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। केवल परिवार के नहीं है, मैं तो कहूँ कि देश के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। देश को बनाने में, केवल परिवार को बनाने में नहीं है, समाज को बनाने में के लिए नहीं है, देश के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। वो भी एक पॉजिटिव है। मैं कहूँगी कि वो नहीं आ रहे हैं इसके लिए केवल महिलाएं की परिवार क्यों हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। सब मिलके शायद इस दिशा में हम सोचेंगे, परिवार के लोग, शायद वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास इच्छा है, उनके पास डेडिकेशन है। तो क्यों ना हम देश के सेवा के लिए भी समय दे पाए। इसी दिशा में मुझे लगता है परिवार को भी, समाज को भी सोचना चाहिए। केवल एक अकेला सैक्रिफाइस कर, क्योंकि वो कर्तव्य है। सदियों से वो हम मानते आए हैं कि महिलाएं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्ट में इस विरोधाभासी ट्रेंड के कारणों का पता लगा के इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। केवल सुझाने, मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा। मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट के सुझाव आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। जहाँ जहाँ उपयुक्त हो वहाँ नई टेक्निकों का उपयोग अवश्य करें। आचार्य सुश्रुत के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए चिकित्सा में नैतिकता और रोगियों के प्रति करुणामय सेवा के अपने संकल्पों पर सदैव अडिग रहे। मैं सुश्रुतम 2026 के आयोजन से जुड़े सभी संस्थाओं और विशेषज्ञों की सराहना करती हूँ। इस समागम में कुशलता, शुभ संकल्प और जिज्ञासा की धाराएं प्रवाहित हो रहा है। समग्र स्वास्थ्य की भारतीय परंपरा के विशिष्ट विशेषज्ञों और प्रशासकों यहाँ उपस्थित हैं। इस सभा से मानवता के कल्याण की
अपेक्षा करना स्वाभाविक भी है। मैं आशा करती हूँ कि लोक कल्याण की ये परंपरा सदैव फूलती फूलती रहेगी। मुझे विश्वास है कि इस संगठन में होने वाले विचार विमर्श से नए ज्ञान का सृजन होगा और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। ऐसे सार्थक आयोजन से समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुर्वेद के योगदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस आयोजन की सफलता के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतुम 2026 पर